हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ईयर द गवर्नमेंट चेक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि किस ईयर के अंतर्गत या फिर किस एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस को चेक करती है। ऑप्शंस हैं फेमा 1991, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट 1991 या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है नन ऑफ दी अबव। क्योंकि फ्रेंड्स, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया है जो कि है एमआरटीपी। उसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर दी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड, यानी किस ईयर में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अनाउंस किया गया। ऑप्शंस हैं ए 1997, 1951, 1991 या फिर 1998। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, जो कि है 1991। 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अनाउंस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नरसिंघम कमिटी मेड सेपरेट रिकमेंडेशंस फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ, यानी कि जो नरसिंघम कमिटी बनाई गई थी सेपरेट, वो किसके रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए या फिर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, जो कि है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म के लिए सेपरेट रिकमेंडेशंस लाई गई नरसिंघम कमेटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ टर्म विच डिस्क्राइब्स, यानी कि अपॉर्चुनिटी कम हमें टर्म जो है वो हमें क्या डिस्क्राइब करता है। आ बार्गेन प्राइस फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक बार्गेन प्राइस जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए है। सेकंड, कॉस्ट रिलेटेड टू एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कोई कॉस्ट जो कि ऑप्टिमम लेवल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन अपॉर्चुनिटीज। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है कॉस्ट रिलेटेड टू ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला द इलास्टिसिटी डिमांड विल बी, यानी कि ऐसी डिमांड कर्व जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसमें इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी। परफेक्टली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक या फिर हाईली इलास्टिक। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, जो कि है यूनिट इलास्टिक। जब कोई भी डिमांड का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताता है तो वहां पे इलास्टिसिटी डिमांड उसकी हमेशा यूनिट इलास्टिसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ कमांड इम्प्लाइज हैविंग नॉट मोर देन, यानी यूनिटी ऑफ कमांड क्या बताती है जिसमें एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्या सबॉर्डिनेट, फ्रेंड, बॉस या फिर यूनिट। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका 3, जो कि है बॉस। क्योंकि फ्रेंड्स, यूनिटी ऑफ कमांड में अगर बहुत सारे बॉस होंगे तो वहां पे कमांड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक पर्सन होना चाहिए जो कि सभी को कमांड करके चले। तो यहाँ पे बॉस है जो कि जिसकी जो नंबर है वो 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय, यानी कि एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वो किसने दी थी। फ्रेंड्स, ये सारे ही नाम हमारे इन्होंने मोटिवेशन थ्योरी दी थी, लेकिन हमें बताना है इसमें एक्स एंड वाई थ्योरी किसने दी थी। ऑप्शंस है मैकग्रेगर, मैस्लो, ऊची या फिर हेजरबर्ग। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि है मैकग्रेगर ने एक्स एंड वाई थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन हैज द फॉलोइंग फीचर, यानी कोऑर्डिनेशन के अंदर कौन कौन से फीचर होते हैं। कॉन्टिन्यूअस, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। कोऑर्डिनेशन के अंदर कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप भी उसके अंदर होनी चाहिए, तभी अच्छे से कोऑर्डिनेशन आपस में हो पाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर इन कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के अंदर कौन सा बैरियर नहीं है। नॉइस, अफेक्शन, फियर एंड डिस्ट्रस्ट या परसेप्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 2 गलत लिख गया है। फ्रेंड्स, नॉइस से कम्युनिकेशन में बैरियर आएगा, अफेक्शन से भी आएगा,
फियर एंड जस्टिस से भी आएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक परसेप्शन ऐसा है जिससे हमारे कम्युनिकेशन पे कोई भी बैरियर नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर है परसेप्शन। नेक्स्ट है अ कंपनी कैन रीइश्यू इट्स फॉरफिट शेयर, यानी कि एक कंपनी अपने फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू कर सकती है एट प्रीमियम, एट फेस वैल्यू, एट डिस्काउंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 4 जो कि है ऑल ऑफ द अबव। एक कंपनी प्रीमियम पर भी इश्यू कर सकती है, फेस वैल्यू पर भी इश्यू कर सकती है और डिस्काउंट पर भी इश्यू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या एग्जाम्पल है। फर्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम, सेकंड है टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस, थर्ड है डेप्रिसिएशन या फिर फोर्थ है कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 जो कि है कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी, क्योंकि फ्रेंड्स मशीनरी क्या है लॉन्ग टर्म तक काम आएगी और जब भी कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट के टाइम पर मशीनरी के लिए दी जाएगी तो वो जो कस्टम ड्यूटी दी जाएगी वो मशीनरी के अमाउंट में ही इंक्लूड कर ली जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कोऑपरेटिव ऑडिटर स्टार्ट हिट्स वर्क ऑफ ऑडिट फ्रॉम, यानी कि कोऑपरेटिव ऑडिटर जो है वो अपना काम कहाँ से स्टार्ट करता है, अकाउंट बुक से, पेमेंट बुक से, कैश बुक से या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जो कि है कैश बुक। एक ऑडिटर कैश बुक से अपने काम को स्टार्ट करता है, वो वहीं से पता लगाता है कि कितना कैश कहाँ से लिया और कहाँ पे उसको स्पेंड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो प्लीज़ जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल और इंडियन वो सारे आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेट्स टू, यानी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो किससे रिलेट करता है, AS 7 से, AS 9 से, AS 9 से या फिर AS 10 से। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जो कि है AS 8। AS रिलेटेड है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। नेक्स्ट है व्हेन डज अ बॉडी कॉर्पोरेट बिकम कैपेबल फॉर विथ ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंपनी, यानी कि कोई भी कंपनी अपनी फंक्शनिंग कब से करना स्टार्ट करती है। फर्स्ट है ऑन फाइनलाइजिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड है ऑन ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट्स ऑफ कमेंसमेंट, थर्ड है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर कन्वर्ट इट्स फर्स्ट जनरल मीटिंग, यानी कि उसकी फर्स्ट जनरल मीटिंग कंडक्ट हो जाए तब से। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, कोई भी कंपनी के पास अगर इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट रिसीव हो जाता है तब से वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इनके बारे में एक डीप वीडियो चाहते हैं जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द 7S मैककिन्से मॉडल फॉर एनालाइजिंग एंड इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, यानी कि फ्रेंड्स जो मैककिन्से मॉडल था जिसमें 7S को डिफाइन किया गया था उसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव और एनालाइज करने में हेल्प नहीं करता। ऑप्शंस हैं स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, शेयर्ड वैल्यू या फिर स्टैंडर्ड। तो बताइए फ्रेंड्स अगर आपको कोई आइडिया हो तो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जो कि है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को 7S के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। आइडेंटिफाई द करंट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रेंड्स यहाँ पे करंट की जगह आप करेक्ट स्टेटमेंट कर लीजिएगा कि जो सही स्टेटमेंट है वो बताना है इसमें से। तो फर्स्ट है द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता इज लिमिटेड, यानी कि जो कर्ता की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है क्या। आ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस डज नॉट कंटिन्यूज बिजनेस ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी पार्टनर की डेथ होने के बाद वो कंटिन्यू नहीं कर सकते बिजनेस। थर्ड ऑप्शन है आ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सीजेस टू एग्जिट ऑन द डेथ ऑफ द कर्ता, यानी कि वो सीज हो जाता है बिजनेस जब कर्ता की डेथ हो जाती है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है आ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय हिंदू लॉ। तो फ्रेंड्स इसमें राइट ऑप्शन हमें बताना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। इसमें ये बताया गया है कि जो हिंदू बिजनेस स्टार्ट होता है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग स्टेब्लिश होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी इज डन एज पर, यानी कि जो होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी होती है उसकी बैलेंस शीट जो होती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाती है। ऑप्शंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर इज शोन इन दी बैलेंस शीट, यानी कि जो भी आउटगोइंग पार्टनर है उसके कारण जो भी उसका अमाउंट है, ड्यू जो भी है उसका अमाउंट, वो बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाएगा या फिर कैसे शो किया जाएगा, एज अ लाइबिलिटी, एज अ असेट, एज अ कैपिटल या फिर एज अ लोन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका 4 जो कि है बी, एज अ लोन की तरह वो ट्रीट किया जाएगा और वह बैलेंस शीट में वो दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिंग द कैपेसिटी ऑफ मेकिंग परचेज डायरेक्टली फ्रॉम अ फर्म्स वेबसाइट इज नोन एज, यानी कि किसी भी फर्म की वेबसाइट से डायरेक्टली किसी भी परचेज को करना वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जो कि है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। In integrating specialist functions of a product management with the line function of sales as major challenges to top management can be achieved by which type of marketing organization, यानी कि किसी भी तरह के प्रोडक्ट मैनेजमेंट में किसी भी तरह का इंटीग्रेटिंग स्पेशलिस्ट फंक्शन है जो कि सेल्स के फंक्शन के साथ हो रहा है, तो वो टॉप मैनेजमेंट के लिए किस तरह का चैलेंजेस है, वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का है, टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन का है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का है या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का जो ऑप्शन है वो है करेक्ट मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच रिस्क एडजस्टेड कैश फ्लो आज डिस्काउंटेड एट, यानी कि जो इक्विवेलेंट अप्रोच है रिस्क एडजस्टेड की वो किसके द्वारा डिस्काउंट की जाती है, वो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पर डिस्काउंट की जाती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे, हर्डल रेट पर या फिर रिस्क फ्री रेट पर। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 4 जो कि है रिस्क फ्री रेट पे उसको डिस्काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है पर्सनल लिवरेज कैन रिप्लेस कॉर्पोरेट लिवरेज इज अज्यूम बाय, यानी कि पर्सनल लिवरेज जो है वो रिप्लेस किया जाता है कॉर्पोरेट लिवरेज से, ये किसने अज्यूम किया था, ट्रेडिशनल अप्रोच में, एमएम मॉडल में अप्रोच एज्यूम किया गया था, नेट इनकम अप्रोच में या नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जो कि है एमएम मॉडल। एमएम मॉडल के अंदर ये एज्यूम किया गया था कि जो पर्सनल लिवरेज है वो रिप्लेस किया जाता है कॉर्पोरेट लिवरेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1966 टू प्रमोट सेफ्टी कॉन्शियसनेस अमंग वर्कर्स इन द इंडस्ट्री, यानी कि ऐसी कौन सी काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा 1966 में जो कि प्रमोट करेगी सेफ्टी कॉन्शियसनेस को जो भी इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं। तो ऑप्शंस हैं फैक्ट्री एडवाइस काउंसिल, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, नेशनल इंडस्ट्रियल काउंसिल या फिर सेफ्टी रेगुलेशन काउंसिल। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जो कि है नेशनल सेफ्टी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीज विच इंक्लूड्स अ थर्ड पार्टी, यानी कि लैंडर इज नोन एज, तो लीज के अंदर अगर थर्ड पार्टी को इंक्लूड किया जाता है तो क्या कहलाती है, डायरेक्ट लीज, सेल्स एंड लीज बैक, लिवरेज लीज या फिर इनवर्स लीज। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जो कि है लिवरेज लीज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉपुलर टर्म यूज्ड फॉर that type of option in foreign exchange market which provides the holder the right to purchase or sell foreign currency at the most favorable exchange rate realized over the life of the option, यानी कि ऐसा कौन सा टर्म यूज किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब होल्डर को राइट टू परचेज या सेल का राइट दिया जाता है किसी फॉरेन करेंसी को जो भी उसके फेवर में है, फेवरेबल एक्सचेंज रेट पर वो उसको लाइव ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, फॉरवर्ड रिवर्सिंग ऑप्शन कहा जाएगा, प्रेफरेंस ऑप्शन, लुक बैक ऑप्शन या बास्केट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जो जिसको कहा जाता है लुक बैक ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the term used popularly for the situation when a speculator being dominant in the market expect a drop in the value of a particular currency and he begins selling its forward? यानी कि ऐसा कौन सा टर्म पॉपुलरली इस सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है जब कोई स्पेकुलेटर डोमिनेंट होता है किसी मार्केट में, एक्सेप्ट जब वो किसी भी पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू में ड्रॉप करता है उस चीज को और वो स्टार्ट कर देता है उसको फॉरवर्ड में सेलिंग करना, तो वहाँ पे किस तरह की चीज को इफेक्ट करेगा या फिर कौन सा टर्म वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? ऑप्शंस है, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट बोल सकते हैं, बैड वेगन इफेक्ट बोल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट पैरिटी इफेक्ट बोल सकते हैं या रिलेटिव वर्जन इफेक्ट बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम बोल सकते हैं वैन वेगन इफेक्ट। फ्रेंड्स ये वैन वेगन इफेक्ट को हम डीपली डिस्कस करेंगे अपनी अनदर वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अचीविंग मैक्सिमम प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन फॉर रेज्ड मार्केट शेयर फोकसेस ऑन, यानी कि ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट को अचीव करने के लिए कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को रेज कर देते हैं मार्केट शेयर्स पे फोकस करके, तो वो क्या है, किस पे फोकस करके करेंगे, प्रोडक्ट पे, सेलिंग पे, कस्टमर पे या फिर प्रोडक्शन पे फोकस करके? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जो कि है कस्टमर। कस्टमर पे फोकस करके हम जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ कस्टमर का सेटिस्फैक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ फॉर कस्टमर, यानी कि ऐसा कौन सा मेजर नहीं है जिसमें कस्टमर के लिए सर्विस की क्वालिटी को मेजर नहीं किया जाता है? फर्स्ट है रेस्पॉन्सिवनेस, सेकेंड कॉम्पिटिशन, थर्ड एम्पैथी या फोर्थ टेंजिबिलिटी। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जो कि है कॉम्पिटिशन। कंपटीशन के अंदर जो कस्टमर की जो क्वालिटी है सर्विस की उसको मेजर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिस्क्रिप्टिव थॉट दैट अ पर्सन होल्ड्स अबाउट समथिंग इज कॉल्ड, यानी कि ऐसे डिस्क्रिप्टिव थॉट जो पर्सन ने होल्ड किया हुआ है किसी भी चीज को लेकर वो क्या कहलाता है? बिलीफ, लर्निंग, एटीट्यूड या फिर परसेप्शन? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है 1 जो कि है बिलीफ। वो उसका बिलीफ कहलाता है जब कोई भी पर्सन किसी भी चीज को लेकर डिस्क्रिप्टिव थॉट सोचने लगता है अपने माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑप्शंस है, अ पर्सन मे नॉट हैव असेसेबल इनकम बट स्टिल बी एन असेसी। सेकेंड ऑप्शन है, इन सम केसेस द असेसमेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर कैन बी सेम। थर्ड है, एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट रेसेसी। या फिर फोर्थ है, सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। तो फ्रेंड्स इसका जो इनकरेक्ट है ऑप्शन वो है ऑप्शन 4 जो कि है जो सरचार्ज जो होते हैं वो एडिशनल टैक्स होते हैं जो कि टोटल इनकम पे कैलकुलेट किए जाते हैं। ये ऑप्शन गलत है, जबकि एक अगर कोई पर्सन असेसिबल इनकम नहीं है तब भी वो असेसी कहा जाएगा। और सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर कुछ कंडीशंस में सेम हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही है कि कोई भी इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट एसएससी ही रहेगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में क्या क्या कंसिस्ट नहीं होता है। फर्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन। सेकेंड है प्रॉब्लम ऑफ ओवरगेजिंग एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। थर्ड फ्लड या फिर फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो बताइए फ्रेंड्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्या चीज नहीं होती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए जो है वो भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी कि जो फिस्कल पॉलिसी है इंडिया की उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? फर्स्ट है टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। सेकंड टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी। थर्ड है टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। एंड फोर्थ है टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। फ्रेंड्स जो फिस्कल पॉलिसी की जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका ऑब्जेक्टिव किसी भी इकोनॉमी की लिक्विडिटी को इंक्रीज करना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लिबरलाइजेशन मीन्स, यानी कि लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है?
फर्स्ट है रिड्यूसिंग नंबर ऑफ रिजर्व इंडस्ट्रीज फ्रॉम 7 to 8। सेकेंड ऑप्शन है लिबरेटिंग द इंडस्ट्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस। थर्ड ऑप्शन है ओपनिंग अप इकोनॉमी टू द वर्ल्ड बाय अटेनिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। एंड लास्ट है हमारा फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। लिबरलाइजेशन के अंदर होता है कि इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया जाता है जिससे कि जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है वो हो जाए और साथ ही साथ जो हर कंट्री किसी भी कंट्री से आगे अपना ट्रेड कर पाए। तो लिबरलाइजेशन का मतलब यहाँ यही है कि इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया जाता है, यानी जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं वो सब हटा दिए गए थे इसमें। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो टर्म यूज किया गया है उससे कौन सी चीज को रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। फर्स्ट है फॉरेन ट्रेड, सेकेंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड है बोथ ए एंड बी, एंड फिफ्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी जो कि है ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ फिक्स असेट्स। यानी कि जो फिक्स असेट्स के ऊपर जो लोन के इंटरेस्ट होती है वो किस तरह का एक्सपेंडिचर को कंसिडर किया जाता है उसको। फर्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह कंसिडर किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल लॉस। तो बताइए फ्रेंड्स क्या है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जो कि है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि फ्रेंड्स फिक्स असेट जो होता है वो हमारा कैपिटल नेचर का होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट करता है। तो उसके ऊपर अगर कोई भी लोन लिया गया है और उस पर कोई इंटरेस्ट है तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट रिजल्ट इन द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी कि जो डुअल एस्पेक्ट है कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट का फ्रेंड्स मतलब यहाँ पर ये है कि एवरी डेबिट हैज क्रेडिट, यानी कि हर डेबिट का एक क्रेडिट साइड होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेबिट साइड हो किसी भी ट्रांजेक्शन की या फिर सिर्फ क्रेडिट साइड हो। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसकी डेबिट साइड भी होगी और क्रेडिट साइड भी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही डुअल कॉन्सेप्ट है, उसमें बताया गया है कि कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन है उसकी। रेवेन्यू इक्वल्स टू एक्सपेंसेस, कैपिटल प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू असेट्स प्लस एक्सपेंसेस, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू असेट्स या फिर कैपिटल प्लस ड्राइंग्स इक्वल्स टू ओनर्स कैपिटल। तो बताइए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जो कि है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू असेट्स। ये डुअल एस्पेक्ट का अकाउंटिंग इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ द सेम फर्म इज नोन एज। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो कंपैरिजन किया जाता है करंट ईयर से और उसको कंपेयर किया जाता है जो भी प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ट्रेड एनालिसिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जो कि है ऑल ऑफ द अबव। उसको हम ट्रेड एनालिसिस भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं और वर्टिकल या फिर हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन अ लेस वैल्यूड एग्जेम्पशंस ऑफ। यानी कि मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस किस एग्जेम्पशन पे बेस्ड है। फर्स्ट है कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, सेकंड है गिवन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, थर्ड है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड्स या फिर फोर्थ है एडिबिलिटी ऑफ द यूटिलिटी। तो बताइए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जो कि है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी का जो एनालिसिस है वो एक्सेप्शन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स विल जनरली फॉलो। यानी कि कोई भी फर्म है जो कि लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस एंड सेल करती है तो वो किसे फॉलो करेगी। फर्स्ट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, सेकंड मार्जिनल प्राइसिंग, थर्ड स्कीमिंग प्राइसिंग या फोर्थ प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जो कि है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है a set of data can be distinguished from other set of data by means of। यानी कि फ्रेंड्स ऐसा कोई भी सेट ऑफ डेटा जो कि किसी अदर सेट ऑफ डेटा से डिफाइन किया गया है तो वो क्या कहलाता है। सेंट्रल वैल्यू एंड डिस्पर्सन, सेंट्रल वैल्यू डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस, सेंट्रल वैल्यू डिस्पर्सन स्क्यूनेस या क्यूटोसिस या फिर नन ऑफ द अबव।
तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जब भी किसी भी सेट ऑफ डेटा को डिस्टिंग्विश किया जाता है अदर सेट ऑफ डेटा से, तो वो हमारी सेंट्रल वैल्यू हो सकती है, डिस्पर्जन हो सकती है, स्क्यूनेस हो सकती है, या फिर क्यूटेसिस हो सकती है। नेक्स्ट है द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन रिसर्च हैज लेड टू, यानी कि किसी भी रिसर्च में कंप्यूटर को एडवेंट किया गया है तो वो बताता है टू लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेशन इन एनालिसिस, या फिर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विद मार्जिनल इंक्रीज इन कॉस्ट। थर्ड है मायोपिक एक्सपोजर ऑफ स्टैटिक्स टू द रिसर्चर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विद मार्जिनल इंक्रीज इन कॉस्ट, यानी कि किसी भी रिसर्च में कंप्यूटर के एडवेंट ये हमें डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमैटिक इंटरैक्टिव फोरकास्टिंग मेथड दैट रिलाइज ऑन अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी कि ऐसा कोई सा भी सिस्टमैटिक इंटरैक्टिव फोरकास्टिंग मेथड जो कि रिलाई करता है पैनल ऑफ एक्सपर्ट पर, वो कहा जाता है पे ऑफ मैट्रिक्स, गेम थ्योरी, क्विंग थ्योरी, या फिर डेल्फी टेक्निक। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है डेल्फी टेक्निक। फ्रेंड्स अगर आप डेल्फी टेक्निक या फिर पे ऑफ मैट्रिक्स, गेम थ्योरी, इन पे एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं या फिर उसका आप डिटेल में डिस्कशन चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर डिटेल भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी अट्रैक्ट्स ट्रीट्स ऑर्गेनाइजेशन एज एन, तो क्लासिकल थ्योरी अट्रैक्ट करती है वो किसे ट्रीट करती है? ओपन सिस्टम को अट्रैक्ट करती है, क्लोज सिस्टम को बताती है, टेक्निकल सिस्टम, या फिर मैक्रो सिस्टम को? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, ये हमेशा क्लोज सिस्टम की तरफ अट्रैक्ट होती है और ये क्लोज सिस्टम को ही बताती है। नेक्स्ट है when the consumers favor those products which offer the most quality performance and innovative feature then it is called as, यानी कि कोई भी कंज्यूमर जो फेवर करता है और क्वालिटी परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स को हमेशा वो फेवर कर रहा है, तो ये किस तरह का है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये सेल्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, या फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? तो फ्रेंड्स ये बेस्ड है हमारे सेल्स कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट है which of the following is the most serious problem that might arise due to excessive reliance on internal recruitment, यानी कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जब इंटरनल रिक्रूटमेंट में एक्सेसिव रिलायंस होता है तो वहाँ पे ये इससे की प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज हो जाती हैं। फर्स्ट रिड्यूस जॉब परफॉर्मेंस, हाई लेवल टर्नओवर, लैक ऑफ मोटिवेशन, या फिर इंटरनल रेसिस्टेंस। तो किस तरह की प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है, सॉरी इसमें ये लिखा गया है कि होती है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें नॉट मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम वहाँ पे अराइज हो जाती है जब इंटरनल रिक्रूटमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज अफेक्टेड बाय, यानी कि जो जब भी हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चॉइस करते हैं या फिर सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ हमें अफेक्ट करेगी? ऑप्शंस हैं मार्केट कंसिडरेशन, सेकंड है प्रोडक्ट कंसिडरेशन, मिडिलमैन कंसिडरेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेलेक्ट करते हैं तो मार्केट कंसिडरेशन भी हमें अफेक्ट करेगा, प्रोडक्ट कंसिडरेशन भी, और मिडिलमैन कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चॉइस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द कस्टोडियन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व्स इन इंडिया, यानी कि मॉनेटरी रिजर्व्स ऑफ इंडिया में इंडिया के अंदर कस्टोडियन कौन होगा? एसबीआई होगा, सिडबी होगा, नाबार्ड होगा, या फिर आरबीआई होगा? फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी, आरबीआई कस्टोडियन होगा मॉनेटरी रिजर्व्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फिस्कल एजेंट एंड एडवाइजर टू गवर्नमेंट इन मॉनेटरी एंड फिस्कल मैटर्स इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का जो फिस्कल एजेंट और एडवाइजर होगा मॉनेटरी या फाइनेंशियल मैटर्स को लेके, वो कौन होगा? एसबीआई, इडबी, आईसीआईसीआई, या फिर आरबीआई? तो फ्रेंड्स अगेन इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, जो कि है डी, आरबीआई इसका एडवाइजर और फाइनेंशियल एजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द डिप्रेशन इट इज एडवाइजेबल टू, यानी कि डिप्रेशन के टाइम पे क्या एडवाइजेबल होगा? फर्स्ट है लोअर बैंक रेट एंड परचेज सिक्योरिटीज इन द मार्केट, या फिर इंक्रीज बैंक रेट एंड परचेज सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। थर्ड ऑप्शन है डिक्रीज बैंक रेट एंड सेल सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट,
या फिर फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज बैंक रेट एंड सेल सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिप्रेशन के टाइम में लोअर बैंक रेट और परचेस सिक्योरिटीज मार्केट में ही हमारे लिए एडवाइजेबल होगा, क्योंकि जब तक वो बैंक की जो रेट है वो लोअर नहीं होंगे तो कोई भी पर्सन उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा जिस भी पर्पस के लिए वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एम्ड एट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि जो बैंक का जो नेशनलाइजेशन होता है उसका क्या पर्पस होता है एक्सेप्ट, यानी कि आपको ऐसा फंक्शन बताना है या ऐसा ऑब्जेक्ट बताना है जो उसका काम नहीं है। ऑप्शंस है रिमूवल ऑफ कंट्रोल बाय अ प्यूपिल, या फिर प्रोविजन ऑफ कंट्रोल बाय अ फ्यू, थर्ड है प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर स्मॉल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट यूनिट, या फिर फोर्थ एनकरेजमेंट ऑफ न्यू क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कि जो भी फ्यू हैंड्स के अंदर जो कंट्रोल है उसको रिमूव करना, ये इसका फंक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ अ कंज्यूमर, फ्रेंड्स यहाँ पे कंज्यूमर हटा लीजिएगा, the portion of total deposits of a commercial bank which it has to keep with RBI in the form of cash reserve is termed as, यानी कि जो भी टोटल डिपॉजिट का जो पोर्शन है कॉमर्शियल बैंक में रखा जाता है आरबीआई के पास, कॉमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व के फॉर्म में, उसको क्या कहा जाता है? सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट या रेपो रेट। तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है सीआरआर, जिसकी फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्फेसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसका एम्फेसिस है? डेवलपमेंट पे एम्फेसिस होता है, पनिशमेंट पे, प्रमोशन पे या फिर डिमोशन पे? तो फ्रेंड्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो एम्फेसिस होता है वो होता है डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ जॉब एवेल्यूशन इज, यानी कि जॉब एवेल्यूशन का पर्पस क्या है? ट्रेनिंग, प्रमोशन, वेज फिक्सेशन या फिर ट्रांसफर? तो फ्रेंड्स जॉब एवेल्यूशन का जो पर्पस होता है वो हम यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बेस फिक्सेशन इसका पर्पस होगा। वैसे जॉब एवेल्यूशन का पर्पस होता है जो भी पर्सन है उसकी पूरी जॉब को एवेल्युएट करना, कितना काम कर रहा है, जो स्टैंडर्ड उसको दिए गए थे उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितनी उसकी परफॉर्मेंस आ रही है, ये सारा एवेल्युएशन इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है इंडक्शन मीन्स, इंडक्शन का क्या मतलब होता है? ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉय या फिर सर्टिफिकेशन? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है इंडक्शन का मतलब होता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबर प्रोडक्टिविटी मीन्स, यानी कि लेबर प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, या फिर आउटपुट इज लेस देन इनपुट, या फिर आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, या फिर आउटपुट इज नेगेटिव? तो फ्रेंड्स लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पर ये है आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, यानी कि जितना इनपुट दिया गया उतना आउटपुट निकल कर आई, यही लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड क्या है? टास्क मेथड है, प्राइस मेथड है, एमबीओ है या फिर लिंक मेथड है? तो फ्रेंड्स परफॉर्मेंस यहाँ पे अप्रेजल की हम बात करें तो यहाँ पर जो एमबीओ है वो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस हैं रेशियो बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, ऑल लाइबिलिटीज, ऑल असेट्स या फिर असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो फ्रेंड्स कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपिटल है उनमें रेशियो बताना है। दो तरह की फ्रेंड्स कैपिटल स्ट्रक्चर में दो तरह की कैपिटल रखी जाती है, एक होती है इक्विटी बेस्ड, एक होती है डेट बेस्ड। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोपोर्शन होता है या हम रेशियो बोल सकते हैं वो हमेशा चेंज होता रहता है। अगर ये एक 50-50 भी हो सकते हैं और ये 20-80 भी हो सकते हैं, 80-20 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कंपनी पर। नेक्स्ट है द आइटम क्लोजिंग इन्वेंट्री इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर, यानी कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो बैलेंस शीट में कहाँ शो की जाती है? ऑप्शंस हैं फिक्स असेट्स, करंट असेट, करंट लाइबिलिटीज या फिर मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है करंट असेट्स, करंट असेट्स में शो की जाती है। नेक्स्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स, यानी कि जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है उसका क्या मतलब है? ट्रेडिंग ऑन एरियर्स फंड,
ट्रेडिंग ऑन बोरोड फंड, ट्रेडिंग ऑन फैमिली फंड्स या फिर ट्रेडिंग ऑन फ्रेंड्स फंड। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है बोरोड फंड से, जो भी कंपनी ने बोरो करा है फंड, वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बताती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, मार्केटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, यानी मार्केटिंग के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है। टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, राइट यूटिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, मार्केटिंग की बात करें तो इसके अंदर ये सारी चीजों को ही इंक्लूड किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और किसी भी तरह की आपकी कोई भी आप पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज पे बता सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी पे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।